हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी 4 मार्च को जो पेपर होगा उसमें से जितने भी अति लघु प्रश्न होंगे वो इनको पढ़ जाइए, बस इन्हीं में से आपके वो प्रश्न आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आज की। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का भी सूत्र लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, यानी पहले चैप्टर में यही एक महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा बन जाता है प्रश्न। तो क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी मान लीजिए दो बिंदु हैं, ये बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। एक बिंदु पर आवेश मान लेते हैं Q1, एक बिंदु पर आवेश मानते हैं Q2 और एक दूसरे से अल्प दूरी यानी मान लेते हैं D दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो ये याद करके कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले लिया, का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी क्या होगी D के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी क्या हुआ कि एक आवेश ले लिया, यानी मान लो Q हो गया और इन दोनों बीच की दूरी क्या है D, तो इन दोनों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर क्या होता है Q इंटू D हो जाएगा। कि क्या मान लिया, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q तथा उनकी मध्य की दूरी क्या हो D, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा P बराबर Q D हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमेय समीकरण लिखिए। तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, तो ओम के नियम पर के लिए याद रखना, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर बटे में एक मानकर हम कैंची गुणा करें तो इन सब का गुणा किस में हो जाएगा, F के साथ हो जाएगा। फिर हमने क्या, हमें केवल चाहिए क्या, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को यहीं पर रहने दिया और क्या कर लीजिए Q1 Q2 के नीचे क्या पहुँचा दिया हमने F4 पाई r²। ये कहाँ चले जाएंगे, इनके नीचे। फिर हम क्या करते हैं, आवेश की विमा क्या होती है AT, तो यहाँ पर इसकी विमा भी AT, इसकी भी क्या होगी AT, तो दोनों AT और AT। और बल की विमा होती है MLT-K2 और दूरी यानी L²। तो जब आप A और AT और AT के A का A में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक A2 हो जाएगा, ठीक है, A का स्क्वायर हो जाएगा। T और T करोगे तो T² हो जाएगा और दो T यहाँ, एक T यहाँ पर माइनस का है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो T4 हो जाएंगे। और जब M नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो M-1। L कितने हैं, 2, ठीक है, कितने हैं 2 और एक यहाँ पर है 3, तो ये जी ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो विमा क्या हो जाएगी M-1 L-3 T4A2 हो जाएगा, ये हो जाएगी। तो निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युति में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो क्या है, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, और आवेश क्या होगा, जो फ्लक्स होता है वो किसके, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या कहलाएगी, गॉस का नियम हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संधारित्र से परावैद्युत पदार्थ के उपयोग, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो आंसर हो जाएगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश को के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होती है, धारिता विभवांतर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न लिख लीजिए, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। क्या होता है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि उससे प्रयुक्त संधारित्र तथा उसी आकार की निर्वात की संधारित्र की धारिता के अनुपात होता है। यानी क्या होता है, सिंपल सी बात की जाए कि किसी माध्यम की धारिता तथा निर्वात या वायु की धारिता के अनुपात किसके बराबर होगा, परावैद्युतांक के बराबर होता है, यानी परावैद्युतांक कहलाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है,
समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। समविभव पृष्ठ, तो भाषा से यानी प्रश्न से समविभव पृष्ठ यानी जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव समान हो वो समविभव पृष्ठ होता है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो यानी समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये प्रश्न हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। तो क्या होता है कि कोई भी तार मान लेते हैं, कोई चालक मान लेते हैं, और जब क्या होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जब ऐसी धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इस जब धारा प्रवाहित होने से इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से वे गति करती हैं। तो क्या होता है, वह वेग जिसके द्वारा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन श्रेणी की ओर आगे बढ़ते हैं वह अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। इसे बात किया जाए तो इसे VD से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। वैसे अगर 3 अंक या 5 अंक में भी ये प्रश्न बनता है और इसे केवल सूत्र लिखने के लिए 1 अंक में पूछा जाएगा। तो क्या होगा, I बराबर NEAVD, जहाँ की बात की N क्या होगा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD अनुगमन वेग और E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। फिर क्या ये भी, इसके बाद ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा जो कि है आपका आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो क्या होगा, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह वहन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, इसे क्या होता है म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर VD/E यानी वैद्युत क्षेत्र के किसके अपवहन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या हो जाएगा, आपका आवेश की गतिशीलता हो जाएगी। मात्रक की बात की जाए तो मीटर²/वोल्ट सेकेंड इसका मात्रक हो जाता है। फिर प्रश्न बनता है, किरचॉफ का धारा नियम 1 अंक में पूछ लिया जाएगा। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। कोई वैद्युत परिपथ हो, वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी वो क्या होंगी, धारा मान लेते हैं कोई भी कि धारा कोई भी धारा I2, जितनी भी धाराएं होंगी सबका योग क्या होगा, बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होता है। वो क्या कहलाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे धारा नियम भी कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त क्या है। तो P/Q बराबर R/S हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सैवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बराबर μ0/4π I डेल्टा L sin θ/r² होता है बायो-सैवर्ट का नियम, जहाँ μ0/4π अनुक्रमानुपातिक नियतांक है तथा μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि लंबी धारावाही परिनलिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बराबर यानी B बराबर μ0 NI/L बराबर क्या हो जाएगा, μ0 बराबर N/Li, या कह सकते हैं कि μ0 NI न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा, जहाँ N/L परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, इस साल ये प्रश्न आने वाला है आपके पेपर में, यानी 4 मार्च को बिल्कुल छपा दिखेगा आपको 1 नंबर में। तो जो कि होगा μ0 ε0 और μ0 का विमीय सूत्र, तो क्या हो जाएगा L-2T2, सिंपल सा है, L-2T2। पहले देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। इसे μ0 को निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, यानी समाकलन B/dl बराबर μ0 I, ये क्या होगा, एम्पियर का नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 16, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाने पर। फिर अगला प्रश्न हो गया कि शंट से क्या तात्पर्य है, इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। तो
शंट क्या होगा, शंट वह समांतर क्रम में लगाया गया प्रतिरोध है जिसका उपयोग धारामापी को आमीटर में बदलने के लिए किया जाता है। फिर आप क्या कीजिए, एक जो परिपथ में चित्र होगा, आपके मॉडल में एक प्रश्न को देख लीजिएगा, एक परिपथ में शंट यानी इस प्रकार लगा होगा, जैसे केस में लिए धारा नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देख लेना, बना लेना। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा बिस्मिथ और सोना। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है। तो आंसर हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम यानी जो लेंज का नियम यानी फैराडे का द्वितीय नियम होता है उसे, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। देखिए क्या होगा, फिर पढ़ेंगे, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 21 है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत भाग बल की संख्या के मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हेनरी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, 25, अच्छा सॉरी गलत हो गया, 22वां प्रश्न है कि क्या होगा आपका, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यावहारिक उदाहरण भी दीजिए। तो क्या होगा, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्या के रूप में किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई, लेकिन चलिए कोई नंबरिंग को शायद हो जाने दो, पर हमें सिर्फ प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न को देख लीजिए बस। तो अगला है, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात बराबर होते हैं, तब इस स्थिति को अनुनाद आवृत्ति स्थिति में आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। यानी जो आपका क्या होगा, प्रेरण प्रतिघात, तो ये क्या हो जाएगा, धारितीय प्रतिघात आपस में बराबर होती है, तब वो क्या कहलाता है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। अगर एक फॉर्मूला लिखना हो तो एफ क्या होगा, अनुनादी आवृत्ति बराबर क्या होगा, 1/2/2π√L C हो जाएगा। LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र, तो Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न अगला, प्रश्न नंबर अगला है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगें रेडियो तरंगें तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की गामा किरणें हो जाएंगी। अगला है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आती हैं रेडियो तरंगें, फिर माइक्रो तरंगें, फिर अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, फिर परावैंगनी विकिरण, फिर एक्स किरणें और फिर लास्ट में गामा किरणें आती हैं। अगला प्रश्न है, एकल गोलीय पृष्ठ, ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, तो क्या था, n/b माइनस 1/u बराबर n-1/r, जहाँ म्यू यानी u पृष्ठ से वस्तु की दूरी, v पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, r पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और n पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक था। प्रश्न नंबर 31 है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विसरित हुए सीधी निकल जाती हैं, यानी विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, वो क्या कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ बताइए। तो क्या होगा, x डैश बराबर f डैश हो जाता है, जहाँ x डैश लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, x क्या होगा, लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी, और f व f डैश होगी लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सिंपल से n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 और साइन a/2, जहाँ a प्रिज्म कोण, डेल्टा m विचलन कोण और n अपवर्तनांक, इससे सवाल भी बन जाते हैं, तो इनको भी तैयार कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है तरंगार को परिभाषित कीजिए। तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्ग कहते हैं। प्रश्न है अगला है उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है उस प्रकाशिक घटना का नाम लिखिए जो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करती है। तो वो हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। अगला प्रश्न है दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, अतः यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। अगला प्रश्न है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए महत्वपूर्ण इस पर लिख दिया तो मतलब ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझ लीजिए, पेपर में आ सकता है। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। यह धातु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से इसको W से व्यक्त किया जाता है। W बराबर h न्यू जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर h प्लांक नियतांक होता है, न्यू जीरो दहलीय आवृत्ति होती है और W कार्यफलन हो जाता है। तो दहलीय आवृत्ति यानी c/λ होती है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य होगा तो उसकी जगह हम c/λ रख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला आपका बन जाएगा। फिर देखिए समस्थानिक तथा समभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं जबकि समभारकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU से क्या तात्पर्य है? इसका किलोग्राम के साथ संबंध बताइए। तो एक AMU बराबर क्या होता है? कार्बन परमाणु के 6 परमाणु क्रमांक और भार 20 के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं। एक AMU बराबर 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न देखिए एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एक AMU के तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। तो क्या होगी? एक मेगा AMU कितने हो जाता है? 931 मेगावाट इलेक्ट्रॉन हो जाती है। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है सॉरी। अगला देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो सिंपल सा प्रश्न, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट करते हैं तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के रूप में क्या होती है? समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है N टाइप तथा P टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं? तो N टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन और P टाइप में कोटर। और अगला था जर्मेनियम को कैसे P प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है? तो जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले परमाणु जैसे एल्युमिनियम, बोरोन आदि की सूक्ष्म मात्रा मिलाकर इसे P टाइप अर्धचालक बनाया जा सकता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।